नहीं 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 नहीं, क्या मतलब कि भाई अपन यहाँ पर एक हुडी नहीं पहन सकता। आप नेल्सन मंडेला की बात कर लो, मार्टिन लूथर किंग की बात कर लो, यहाँ पर जॉनी सिंस की बात कर लो, जेठालाल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात कर लो। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कपड़ों के बेसिस पे नहीं, मेंटालिटी के बेसिस पे जाने जाते हैं। Hey guys, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस एपिसोड में ना हम लोग एक एरा की बात करने वाले हैं, एक ऐसे एरा की बात करने वाले हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बस थोड़ा समय से पहले हो गया। यहां पर कल भाई सब पूरा फुटबॉल वर्ल्ड शॉक हो गया जब जर्गन क्लॉप ने ऑफिशियली खुद इन पर्सन आके लिवरपूल फैमिली और पूरे फुटबॉल फैमिली को कंफर्म किया कि भाई वो लिवरपूल को इस सीजन के बाद यहां पर छोड़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम लोग इस टॉपिक पे और बहुत सारी अपडेट्स भी हमारे पास, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सिर्फ 3 बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। ये क्यों हुआ, इसका क्या फ्यूचर वो है, कॉन्सिक्वेंसेज लिवरपूल के लिए, अब प्रेजेंट में कैसे इंपैक्ट करता है। डेफिनेटली इस पूरे कंटेक्स्ट के बाद आपको यहां पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं ये हुआ क्यों। देखो, खुद क्लॉप ने इस चीज को अपने उस वीडियो पैकेज में कंफर्म किया है कि अब उसके पास एनर्जी नहीं है। अगर आप यहां पर थोड़ी सी रिसर्च और बाकी के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि यस, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ था 2022 में 2026 तक, लेकिन हमेशा से क्लॉप के मन में 2024 ही था जहां पर वो ब्रेक लेना चाहता था। अब इसमें काफी ने अटकलें लगाई कि वो एक ब्रेक लेगा, 1 साल का, कुछ महीने का ब्रेक लेगा। जब डॉर्टमुंड में भी उसने यहाँ पर रिजाइन किया था, जो भी हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी काफी लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर अब कम से कम 1-1.5 साल का गैप आने वाला है, लेकिन कुछ महीनों के अंतर्गत ही यहाँ पर उसको लिवरपूल का मैनेजर बना दिया। अब यहां पर ऐसा होता है कि 2026 तक तो एनर्जी नहीं है। ऐसे में यहां पर 2024 का सीजन ही वो होने वाला है जहां पर लिवरपूल को हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे जर्गन क्लॉप, और उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोई टर्निंग बैक नहीं होने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, 2002 में सर एलेक्स फर्गसन ने भी ऐसा ही किया था, और उसके बाद यहां पर उन्होंने वापस से रिटायरमेंट वापस ले लिया और वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड, रिटायरमेंट नहीं मतलब वो अपना डिसीजन वापस ले लिया और यूनाइटेड को वापस से कोच करने लगे। जर्गन क्लॉप ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि वो यहां पर लिवरपूल को कोच नहीं करेंगे। उन्होंने कोई यहां पर डिसीजन नहीं दिया, कोई यहां पर उन्होंने हिंट नहीं दिया आगे क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली यहां पर आप कह सकते हो कि यार एनर्जी, और जर्गन क्लॉप को पता है कि भाई जो कंस्ट्रेंट है, जो लिमिटेशंस है लिवरपूल में भी, यस वो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा क्लब है, बहुत हिस्टोरिक क्लब है, बहुत सक्सेसफुल क्लब भी है, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के पीछे पैसा एक ऐसी चीज है जो हमेशा से तंगी रही है, मतलब हमेशा से ही तंगी रही है। ऐसे में यहां पर पिछले कुछ टाइम में अगर स्पोर्टिंग डायरेक्टर और बड़े बड़े लोगों की बात करोगे तो लिवरपूल में वो भी जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एक छोटा सा फैक्टर ये भी है कि यस, लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीता था, लेकिन लिवरपूल ने ये फैंस के सामने नहीं जीता था, कोविड में जीता था। ऐसे में काफी लोग कहते हैं कि अगर लिवरपूल इस प्रीमियर लीग कैंपेन को जीत जाती है फैंस के सामने, तो एक अल्टीमेट ट्रिब्यूट होगा और अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा, जो कि जब 2015 में उसने साइन किया था तो उसने यही सपना देखा था और वो इस सपना पूरा करके ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। लिवरपूल ने दबे शब्दों में क्लोज सोर्सेज के थ्रू ये कंफर्म कर दिया कि उनका जो सर्च प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां पर बहुत सारे मैनेजर्स के नाम है। सबसे पहले बता देता हूं मैं, यहां पर जुलियन नागलसमैन का नाम भी आ रहा है क्योंकि ऑफकोर्स क्लॉप जर्मन नेशनल टीम। उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो जाबी अलोंसो का आ रहा है। उसके बाद यहां पर स्टीव जरार्ड, हटाओ से, उसके बाद यहां पर डिजर्बी का नाम आ रहा है। यहां पर अरे मैं नाम भूल गया उसका, मिगुएल है जो जिरोना का मैनेजर है, उसका नाम भी आ रहा है। सिमन इंजागी का भी नाम आ रहा है यहां पर। तो काफी सारे मैनेजर्स हैं जिनका नाम हमको देखने को मिलता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा कैंडिडेट जो इस समय है वो कोई और नहीं बल्कि जाबी अलोंसो है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई जाबी अलोंसो, क्योंकि देखो चांसेस तो बन रहे हैं, या तो बायर्न है या फिर लिवरपूल है। मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के करंट सिनेरियो में शायद से जाबी अलोंसो अंटिल एक और क्लब को वो कोच नहीं कर लेता वो नहीं बनेगा। काफी लोग कह सकते हैं कि जिडान, मुरीनियो तो कह छोड़ ही दो, लेकिन जिडान भी नहीं ऐसा होने वाला। मेरे को लगता है कि जिडान यहाँ पर पर्टिकुलरली इसमें इंटरेस्टेड होगा, शायद से उन्हें एमरी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज के टाइम पे हम जो फैंस होते हैं समझते नहीं है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना यार, उनको ना वहां पर एक हायरार्की चाहिए। जैसे मैं बताता हूं, जब न्यूकासल यूनाइटेड ने उन्हें एमरी को
इंटरव्यू किया था तो उनई एमरी और न्यूकासल में सब चीज बैठ गई थी, लेकिन बाद में उनई एमरी ने रिजेक्ट कर दिया न्यूकासल यूनाइटेड को ये कहते हुए कि तुम्हारे पास कोई फुटबॉल का बंदा ही नहीं है। चाहे फुटबॉल डायरेक्टर की बात करें, फुटबॉल स्पोर्टिंग डायरेक्टर की बात करें, और अगर फुटबॉल नेगोशिएशन वगैरह की बात करें, इतनी सारी पोस्ट होती है, तुम्हारे पास फुटबॉल का बंदा नहीं है तो मैं एक ऐसे बंदे के सामने काम नहीं कर सकता जो कि यहां पर फुटबॉल का ज्ञान न रखता हो। कुल मिला के मान के चलो कि एड वुडवर्ड टाइप कोई आदमी नहीं चाहिए। ऐसे में लिवरपूल का जो अभी का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है शायद से वो भी इस विंटर ट्रांसफर विंडो के बाद छोड़ने जाने वाला है, तो लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर प्रेजेंट में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। 4 ट्रॉफीज को फॉलो कर रहे हैं, 4 ट्रॉफीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में आपका मैनेजर, एक इतना लॉन्ग स्टैंडिंग मैनेजर यहां पर ये बोल देता है कि वो लिवरपूल को एंड ऑफ द सीजन छोड़ने वाला है, तो काफी लोग यहां पर मोटिवेशन को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन असल में मोराल किस तरीके से होगा, क्योंकि जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है अब उनको प्रूफ तो किसी को भी नहीं करना कि भाई नेक्स्ट सीजन छोड़ देंगे, नेक्स्ट सीजन ये होगा। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूं, दिक्कत की बात ये नहीं कि मोटिवेशन हो सकता है या फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दिक्कत की बात बस एक है कि यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक प्लेयर जो है वो मोटिवेटेड भी है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक बड़ी चीज है जो कि लिवरपूल को मेक श्योर करना पड़ेगा। क्या साला बिना क्लॉप के रिन्यू कर सकता है? क्या वर्जिल वैन डाइक बिना क्लॉप के रिन्यू करेगा? यस, दे लव लिवरपूल। यस, मैं उनके लिवरपूल के रिगार्डिंग लॉयल्टी को सवाल नहीं खड़ा कर रहा, बट तुमको समझना पड़ेगा एक मैनेजर का बहुत बड़ा लंबा रोल होता है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आते हैं यहां पर क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो से। तो भाई मैंने तुमको 2-3 दिन पहले बताया था कि कैसे भाई यहां पर रोनाल्डो को इंजरी हो गई है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि रोनाल्डो को इंजरी चाइना में हुई थी, लेकिन असल में काफी लोगों ने बताया कि रोनाल्डो को इंजरी शायद से मिड जनवरी में ही हो गई थी, 15-16 जनवरी के आसपास, और जो रिकवरी टाइम बताया गया था वो 2 हफ्ते बताया गया था। तो उनका सवाल खड़ा होगा, जब इंजरी हो ही गई थी तो चाइना क्यों गए थे? असल में इसके पीछे का रीजन ये है कि चाइना के मैचेस थे तब तक ये लग रहा था कि शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद रोनाल्डो की फिटनेस को देखते हुए यहां पर मेक श्योर किया गया कि ये चाइना का टूर कैंसिल करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इंटर मियामी वर्सेस अल नसर का जो मैच है, द लास्ट डांस मेसी वर्सेस रोनाल्डो, उसमें क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर हमको रिकवरी होते हुए देख सकते हैं स्टार्टिंग 11 में? तो इसका आंसर मैं तुमको क्लियर बता देता हूं। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि चाइना का जो टूर है वो इसीलिए ही पोस्टपोन किया गया था, जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेक श्योर कर सके कि वो यहां पर इंटर मियामी के अगेंस्ट, अब देखो थोड़ा सा 100% रिकवर नहीं हुआ, फैंस चाइना में खेलता, थोड़ा सा भी होता यहां पर मसल स्ट्रेन हो जाती है, कुछ भी होता, वैसे मसल में उसकी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी होता तो यहां पर बिल्कुल ही बाहर करना पड़ता, 2-3 हफ्ते और लगते रिकवर होने के लिए। इसलिए जो इनिशियल 2 हफ्ते था उसको पूरा कंप्लीट किया गया। रिसेंट टाइम में अल नसर ने अगर ऑनलाइन अपडेट्स की बात करें तो रोनाल्डो जिम विम ट्रेनिंग सब चीज कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मेक श्योर कर सकते हैं कि रोनाल्डो खेलेगा इस मैच को। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी विक्टर ओसिमन की। तो भैया विक्टर ओसिमन के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर तुमको पता है एफकॉन के दौरान विक्टर ओसिमन ने कंफर्म कर दिया कि उसके दिमाग में तो ऑलरेडी उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंफर्म है। इससे कुछ और पता चले ना चले, लेकिन जो उनके लॉरेनाइटिस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर एक कंफर्म कर दिया कि नेपोली तो शायद से लगता नहीं है। उन्होंने कहा कि नेपोली ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू इसीलिए किया था क्योंकि हम लोग दोस्त हैं और फ्रेंडली। मैंने तुमको हमेशा से बताया कि जो भी इस चैनल को देखते हैं कि नेपोली का रिन्यू करने का बेसिस ही ये था जिससे वो ज़्यादा पैसे मांग सकें और एक रिलीज क्लॉज डाल सकें जो कि 130-140 के आसपास का होगा। अब ऐसे में यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि रियल मैड्रिड, उन्होंने खुद कहा है, रियल मैड्रिड की बात करें या फिर अगर बात करें हम यहाँ पर PSG की या फिर बात करें हम यहाँ पर इंग्लिश क्लब की, उन्होंने कहा कि ये सारे वो क्लब्स हो सकते हैं जो कि ओसिमन के नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं। की पॉइंट ये है कि नेपोली में तो वो नहीं ही रुकता। रियल मैड्रिड का नाम लिया है तो भाई एम्बापे की बात कर लेते हैं। अब देखो एम्बापे के रिगार्डिंग कोई खबर नहीं, अपडेट ही नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा अभी नहीं, लेकिन हाँ रीसेंट टाइम में अगर आप सारे आर्टिकल्स को खंगालोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि रियल मैड्रिड अभी भी चाहती है कि एम्बापे जितनी जल्दी हो सके अपना डिसीजन बता दे। वहीं इस चीज को काफी अगर हम ऑथर्स की बात करें तो वो मानते हैं कि एम्बापे को कोई डेडलाइन दी ही नहीं गई है और काफी लोग मानते हैं कि एम्बापे को डेडलाइन दी गई है। इसके पीछे का पर्पस यही, काफी लोग कहते हैं कि डेडलाइन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि रियल मैड्रिड अपना पोपट नहीं करवाना चाहती और उसी के हिसाब से वो अपना आगे का सीजन प्लान करेगी जो कि उनके लिए अभी से स्टार्टिंग हो चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहां पर बेंजेमा की। इस वेडनेसडे को बेंजेमा और अल इत्तेहाद में मीटिंग कंफर्म की गई है। पहली बार शायद से मेरे को किसी आर्टिकल में लिखा है कि हो क्या रहा है। सबको ये तो पता है कि बेंजेमा में कुछ दिक्कत आ रही है, सबको ये तो पता है कि अल इत्तेहाद बेंजेमा के बीच में नेगोशिएशन होने वाली, सबको ये तो पता है कि आर्सेनल चेल्सी सब मंडरा रहे हैं, भिन्ना रहे हैं।
लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे का रीजन यहां पर आज पहली बार पता चला है। इस समय बेंजेमा के दिमाग में थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं तुमको बता दूं इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। पहली बात तो ये पता चला है कि भाई अल इत्तिहाद और बेंजेमा उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 200 मिलियन तो है ही है, लेकिन रिलीजियस मीटिंग और प्राइड और बाकी सारी ऐसी चीजें जिसको आप पैसों में नहीं तोल सकते, वही मुस्लिम वगैरह रिलीजन वगैरह सब आ रखा है कि भाई आप इसको रिप्रेजेंट करो, आप ये करो, आप कल्चर को बढ़ाओ आगे। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई बेंजेमा को लेकर सऊदी समझ नहीं पा रहा कि 6 महीने तक जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सबसे बड़ा कूप था हमारा, आज अचानक से उसको जाने का मन क्यों कर रहा है। और इसी के बेसिस पे सऊदी में जो बेंजेमा की पॉपुलैरिटी है अल इत्तिहाद फैंस में काफ़ी ज़्यादा, वो बेंजेमा को जाने नहीं देंगे। लेकिन ये अब कंफर्म बताया जा रहा है कि भाई नेगोशिएशन होंगी और यहाँ पर ट्रिकी चीज़ आ सकती है, सोल्यूशन आ सकता है भाई, डेफिनेटली आ सकता है सोल्यूशन, क्योंकि जिस हिसाब से लैंग्वेज में लिखा गया है ना सब आर्टिकल्स वगैरह में, लग रहा है कि बेंजेमा को शायद से परवाह नहीं है पैसों की। ऑफ कोर्स पैसा पैसा होता है भाई। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक रिपोर्ट आई है फिजाचिस की है, बताना भाई कैसा है ये, कोई रिलायबल है कि या नहीं। उन्होंने लिखा है कि भाई एंटनी को यहाँ पर सेल पे डाला जाएगा और उस्मान डेम्बेले को लेके आया जाएगा। दो पहलू हैं, दोनों को अलग अलग निपटाते हैं। पहले एंटनी की बात कर लेते हैं। देखो एंटनी को सेल करना का डिसीजन यहाँ पे एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग नहीं है, उसको सेल कैसे करोगे ये सरप्राइजिंग है। एंटनी की करंट परफॉर्मेंस को देखते हैं, मेरे को लगता है यहाँ पर कोई भी टॉप प्रीमियर लीग क्लब या फिर कोई टॉप और भी लीग के क्लब्स की अगर हम बात करें तो वो उठाने के लिए राजी होंगे। उसमें भी अगर हम सेविया जैसे क्लब्स की बात करें, जो सेविया के लेवल के क्लब्स हैं, मिड टेबल क्लब्स हैं, अगर वो उठाएंगे भी तो वो उसकी सैलरी को यहाँ पर मेक श्योर करेंगे कि भाई सैलरी हम इसकी। दूसरी चीज़ की क्या एंटनी यहाँ पर मेक श्योर करने वाला है कि भाई एंटनी को जाना है और एंटनी यहाँ पर नया चैलेंजर अपने आप को डिमोट कर सकता है, उसकी सैलरी का क्या स्ट्रक्चर होगा। अब आ जाते हैं डेम्बेले पे। उस्मान डेम्बेले लुइस एनरिके की टीम में ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा, पीएसजी का उसका करियर इतना बढ़िया नहीं जा रहा। ऐसे में जिस प्लेयर को उन्होंने यहाँ पर फ्री ट्रांसफर पर उठाया था उस पर कैश इन करने की बारी देख रही है पीएसजी। लेकिन क्या उस्मान डेम्बेले मैनचेस्टर की ज़रूरत है? देखो है तो, लेकिन उस्मान डेम्बेले वो जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरत पूरा करने के लिए अवेलेबल भी तो होना चाहिए। एक ऐसा प्लेयर जो कि इंजरी प्रोन है, एक ऐसा प्लेयर जो कि पैसों के लिए जिसका एजेंट भी थोड़ा लालची है, एक ऐसा प्लेयर जो कि सैलरी भी बहुत ज्यादा मांगेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पर्टिकुलरली हमारे हेड एंड शोल्डर्स के ब्रांड एम्बेसडर एरिक टेन हैग के तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा वो। इसी के साथ यार बात कर लेते पीएसजी से। मार्को असेंसियो वापस आना चाहते हैं। यस, असेंसियो का लाइक वाइज डेम्बेले, उसका भी करियर अच्छा नहीं जा रहा पीएसजी में। ऐसे में उन्होंने अपने एजेंट को कहा जो कि जॉर्ज मेंडेस है कि भाई मेरे को रियल मैड्रिड या फिर कहीं और भेजो। रियल मैड्रिड तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमेशा से ऐसे ही प्लान होता है। बार्सिलोना, एथलेटिक मैड्रिड, दो ऐसी चीज हो सकती है जहां पर असेंसियो फिट हो सकता है। देखो एक ही पोजीशन है, चाहे हम जाओ फिलिक्स की बात कर ले, मेसन ग्रीनवुड की बात कर ले, या फिर हम बात करें यहाँ पर मार्को असेंसियो की, तो ये एक दिख रहा है कि भाई शायद से वो हमको ला लीगा में वापस आते हुए दिख सकता है। अब कल की बात करते हैं एफए कप के फाइनल 4th राउंड की। टॉटनम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, काफी क्रूशियल मैच था। मैं आपको बता दूं पिछले 5 मीटिंग हुई है, जीतना तो छोड़ो, मैनचेस्टर सिटी ने टॉटनम के स्टेडियम में गोल भी नहीं मारा था और कल मार दिया। पता है गोल भी उस बंदे ने मारा है जो कि मेरे को लगता है कि इस सीजन उसकी तारीफ कम हो रही है। जॉन स्टोन्स लेवल वाली डिफेंडिंग चल रही है भाई यहाँ पर। रूबन दियाज अगेन मेरे को थोड़ा सा अजीब ही लगता है, लेकिन भाई नेथन आके हैज बीन एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। ग्वार्डियोल की बात करें अगेन मेरे थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शन रहेंगे हमेशा से उसके परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन नेथन आके भाई एक वॉरियर है, एक फाइटर है और बहुत ज्यादा बढ़िया। सेम अगर डिफेंडर की तारीफ करें तो वंडरमैन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। होइबियर भाई, होइबियर ने तो मतलब मौज ही दिलवा दी थी भाई, वाई भी दे दी थी होइबियर ने बीच के गेम में 2 मोमेंट्स में। यार टॉटनम ना सब बढ़िया था, पता है। देखो असल में मैनचेस्टर सिटी ने भी कुछ खास नहीं खेला उन्होंने डोमिनेट करा पोजीशन में, लेकिन पेप का क्या सिस्टम है, पेप चाहता है कि मेरी टीम परफेक्शन के स्केल पे मैच करे, परफेक्शन के स्केल पे मेरी टीम को तोला जाए, तो उसी पे तोलते हैं। अगर हम यूलियन अल्वारेस की बात करें तो अगेन बहुत ही एवरेज था, पॉकेट में स्पेसेस ढूंढ पा रहे थे। केविन डी ब्रुयने आया तो और ऑब्वियसली उससे और अच्छे से ढूंढ पा रहे थे। बर्नार्डो सिल्वा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन डिस्पाइट क्या पॉकेट में स्पेसेस ढूंढ पा रहे थे, आपने यहाँ पर इतना ताबड़तोड़ थ्रेट नहीं किया। यस, यहाँ पर विसारियो ने कुछ अच्छे सेव्स करे, इसका मतलब मैनचेस्टर सिटी ने अच्छा टेस्ट करा, लेकिन फिर भी जो एक डोमिनेटिंग मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस आती है ना, क्योंकि इस गेम में बहुत ऐसे एरियाज आए थे जहां पर टॉटनम डोमिनेट कर रही थी पोजीशन वाइज, मैनचेस्टर सिटी को पीछे पिन बैक भी कर पा रही थी और उनको ऑफ गार्ड भी पकड़ पा रही थी। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इसलिए है कि टॉटनम के पास फायर पावर है ही नहीं। देखो यार बात ऐसी है कि टीमों वन ने जितना भी लगे, लेकिन है तो लिमिटेड ही वो।
ठीक है, अपने लाइक विंग पे वो बीट नहीं करता। यस, उसके पासेस अच्छे थे, रन्स अच्छे बना रहा था वो, लेकिन वो ब्रेव नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट इनफ ही नहीं है कि वो अपने डिफेंडर को बीट करे। रिचार्लिसन की बात करें, काफ़ी मेहनती लगता है, काफ़ी कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन उसको क्रिएट करके देना पड़ेगा, वो अपने बेसिस पे क्रिएट नहीं कर सकता। मैडिसन आया, अगेन मैं कहूँगा कि मैडिसन का इम्पैक्ट मेरे को तो भाई नेट न्यूट्रल ही लगा, कोई ऐसा कुछ तोड़ा नहीं उसने। अच्छी परफॉर्मेंस आई यहाँ पर। बेंटनकोर की बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस आई यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर होइबियर की, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है भाई जॉनसन की, जो कि ब्रेना जॉनसन भाई काफ़ी सही खेल रहा है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि काफ़ी टाइट मैच था, काफ़ी केजी मैच था, लेकिन फायर पावर अल्टीमेटली प्रिवेल कर ही गया। बट स्टिल टॉटनहम बहुत अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलती है।